ग्रेट मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड, भूपेश आनंद एक बार फिर आपके सामने। दोस्तों, लेक्चर नंबर 5 स्टार्ट कर रहे हैं। लेक्चर नंबर 4 में थोड़ा सा टेक्निकल एरर आ गया था, तो थोड़ा सा लास्ट में एक दो क्वेश्चन अभी और कराना चाह रहा था, बट ड्यू टू सम प्रॉब्लम वो वहीं पे लेक्चर स्टार्ट हो गया। नो इश्यूज फॉर दैट। मैं आज लेक्चर नंबर 5 में वहीं से कंटिन्यू करने वाला हूं, तो आप बिल्कुल ये टेंशन मत लेना कि कुछ छूट गया या कुछ प्रॉब्लम है या वो लेक्चर खराब है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप जल्दी से आप प्लीज ओपन योर रजिस्टर बिकॉज वी विल बी डूइंग सम प्रैक्टिकल क्वेश्चंस टुडे। और बेटे कोशिश करो कि कैलकुलेटर भी बाहर निकाल लो। मैंने अपना कैलकुलेटर बाहर निकाल लिया। नाउ वी विल बी डूइंग टुडे सम इलस्ट्रेशंस, some test your understanding questions from Kaplan so that I can build your foundation. We have discussed what is depreciation. We have discussed what are the assets. We have discussed how many types of expenditures are there. But आज लेक्चर नंबर 5 है। मैं पिछले 4 लेक्चर्स में ये सब बता चुका हूं, तो मैं अब रिवाइज नहीं कर रहा। आप जल्दी से अपना रजिस्टर खोलें। F3 फाइनेंशियल अकाउंटिंग लेक्चर 5 चैप्टर 7 चैप्टर 8 चैप्टर 9 डेप्रिसिएशन। Myself, Bhupesh Anand, I am a chartered accountant, I am a company secretary, I am a qualified cost accountant and a qualified diploma holder in IFRS ACCA. And above all, I am your friend. दोस्तों से दोस्तों जैसी बातें करते हैं बेटे। आइए, I am thankful to God for all. आप सबको we should all be thankful to Almighty. उसने इतना कुछ दिया यार, आंखें भी दी, कान भी दिए, बाल दिए, समझ दी, अपॉर्चुनिटी दी, दैट वी कैन बिकम ACCA, तो यू शुड ऑलवेज बी थैंकफुल टू गॉड। आइए हम उस अल्लाह मियाँ को याद करते हुए एक बार दोबारा से अपना लेक्चर नंबर 5 स्टार्ट कर रहे हैं। तो मैं अपनी अपॉलॉजी लिख रहा हूं, कंटिन्यूड फ्रॉम लेक्चर नंबर 4। नथिंग इज मिस्ड बिकॉज ऑफ टेक्निकल एरर, वी हैव नॉट एबल टू कंप्लीट दैट, बट वो पार्ट मैं यहां पे कंप्लीट करने वाला हूं। वी हैव डिस्कस्ड डेप्रिसिएशन। मैंने आपको डेप्रिसिएशन के बारे में बताया। मैंने आपको ये कहा कि डेप्रिसिएशन के 2 मेथड्स होते हैं, स्ट्रेट लाइन मेथड एंड WDV मेथड। Now there are different methods also, but as per my course curriculum, as per ACCA F3 curriculum, I will be following 2 methods. One is straight line and second is WDV. When I say straight line, it means it is a fixed installment method. When I say WDV, it means it is a reducing balance method. So both are different. The usage of the asset is different. The thought process is different. वो सब बातें मैंने बता दी हैं, मैं उनमें नहीं जा रहा। बेटे मैंने आज जो बताना है ना आपको, वो ये बताना है कि इफ यू हैव परचेज एनी एसेट इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर देन देयर इज नो इशू। आप 12 महीने की डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। इफ यू हैव सोल्ड द एसेट इन द एंड ऑफ द ईयर, नो इश्यूज, अगेन यू विल बी चार्जिंग 12 मंथ्स डेप्रिसिएशन। इफ क्वेश्चन इज साइलेंट, हीरो हीरोइन से कुछ भी नहीं कह रहा कि कब खरीदा कब बेचा है, तो माय ग्रीन एजम्पशन, एवरग्रीन एजम्पशन विल बी दैट दिस एसेट इज परचेज इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द ईयर, फर्स्ट मंथ फर्स्ट डे, पहली बार पहला, फर्स्ट साइट फर्स्ट लव। पॉइंट। Similarly, मैं आज आपसे ये कह रहा हूं, if question is silent, I will assume that assets are purchased in the beginning of the year and assets are sold at the end of the year. ठीक है सर, बट प्रैक्टिकल लाइफ में क्या ऐसा होता है? आप ये बताइए, क्या आप कोका को या आप बाइक या कोई भी एसेट एनी कंपनी वेदर दे विल वेट कि एंड ऑफ द ईयर आ जाए तब हम खरीदेंगे या बेचेंगे, or they purchase within the year? In realistic world, the goods, the assets, the non-current assets, the machinery, the plant, the property, बेटे ये जो भी डील्स होती है, जो भी ट्रांजैक्शंस होती है, it depends, it is not that we only do these operations only in the beginning or at the end, rather they will be done any time, डील कभी भी हो सकती है। तो द पॉइंट इज, द इशू इज, अगर एसेट को हमने बिगिनिंग में खरीदा है तो क्या करेंगे? मैंने उसके लिए बड़ी प्यारी सी आपके लिए पीपीटी प्रिपेयर की है। आप एक बार जल्दी से पीपीटी को निकाल लीजिएगा। बेटे चैप्टर 7 में वी हैव डिस्कस दीज थिंग्स एंड आई एम डायरेक्टली ऑन टू, कहाँ पे जा रहा हूँ बेटे, मैं कहाँ जा रहा हूँ? मैं सीधा जा रहा हूँ बेटे। आई एम गोइंग टू स्ट्रेट लाइन मेथड, रिड्यूसिंग बैलेंस। वी हैव डिस्कस डेप्रिसिएशन के रीजंस कर लिए एंड वी हैव डिस्कस इन द लास्ट लेक्चर। फर्स्ट क्वेश्चन कर लिया था, आई थिंक सेकंड भी कर लिया था, फर्स्ट और सेकंड कर लिया था आई थिंक।
चलिए सेकंड भी कर लेंगे, कोई टेंशन नहीं, आप टेंशन मत लो, कर भी लिया था, मुझे याद नहीं आ रहा, बट मैं करूंगा सेकंड और थर्ड। मैं अभी आपको ये बात बताना चाहता हूं, पहले आप मेरी बात को सुनिएगा। मैं आई वॉन्ट टू टेल यू, मैं आई वॉन्ट टू टेल यू दैट इन केस वी हैव परचेज, अगर हमने इफ वी हैव परचेज्ड एसेट or sold asset in the period, it means in the accounting period, or if we have purchased in the beginning or at the end। एक बच्चा कहता है इट इज बेटर कि वो हम बिगिनिंग में खरीदें या एंड में खरीदें, बिल्कुल ठीक है, बिकॉज देर इज नो प्रेशर इन योर माइंड कि कितना महीने का चार्ज करना है। बट बेटे इन रियलिस्टिक वर्ल्ड वी कैन परचेज विद इन द ईयर ऑल्सो, सो व्हाट टू डू, देयर आर टू वेज फॉर दैट, वी हैव डिस्कस इन द लास्ट लेक्चर। बेटे पहला वे ये है, प्रोवाइड फुल ईयर डेप्रिसिएशन in the year of purchase and none in the year of disposal। इसका मतलब जिस ईयर में आप उसको डिस्पोज ऑफ कर रहे हो, जिस ईयर में आप उसको सेल कर रहे हो, उस ईयर में आप डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करोगे ऑन दैट नॉन करेंट एसेट। और जिस ईयर में आप खरीद रहे हो, let it be in the middle of the year, let it be any time you are buying it, still you will debit for full 12 months। पूरे महीने के हिसाब से प्रो राटा प्रोपोर्शनेटली डेबिट क्रेडिट नहीं करोगे। बट सेकेंड वे, सेकेंड थॉट प्रोसेस, आई विल से दिस इज सेकेंड थॉट प्रोसेस। कि सेकेंड थॉट प्रोसेस में आपको क्या लगता है, आइए देखें। सेकेंड थॉट प्रोसेस इज प्रोवाइड मंथली प्रोराटा डेप्रिसिएशन। इट मीन्स अगर आपने यहां पर कहीं एसेट खरीदा है तो बेटे फिर आप इतने महीने की डेप्रिसिएशन ही चार्ज करोगे। सपोजिंगली आपका अकाउंटिंग पीरियड है जनवरी टू दिसंबर एंड यू हैव परचेज ऑन 1 अप्रैल, सो इफ एज पर वे 2 यू विल ओनली चार्ज डेप्रिसिएशन फॉर 9 months। आप 9 महीने की डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे based on the exact number of months that the asset has been used। Supposingly you have sold, आपने कोई एसेट बेच दिया है, मैं ऐसा मान के चलता हूं आपने बेच दिया है, तो आपने यहां पे बेचा है 1 अक्टूबर में बेचा है, 1 अक्टूबर में सेल कर दिया है, और आपका पीरियड है जनवरी टू दिसंबर, तो बेटे फिर आप 9 months की डेप्रिसिएशन ही चार्ज करोगे। यू विल नॉट चार्ज डेप्रिसिएशन फॉर अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। बोथ आर करेक्ट, बोथ आर बीइंग प्रेफर्ड बाय ACCA करिकुलम। सो हम दोनों में से रास्ते अपनाएंगे। एक बच्चा कहता है कौन सा मेथड करना है, बेटे इन द क्वेश्चन यू विल बी गिवन इन द हिंट कि वो कौन सा वे अडॉप्ट कर रहे हैं, तो उसकी टेंशन मत लेना। आप बस कैलकुलेटर बाहर निकाल लीजिए, मैं आपको जो क्वेश्चन कह रहा हूं आप ईमानदारी से यू हैव टू रीड इट और मेरे साथ साथ करना है बेटे। खाली आप कॉपी पेस्ट नहीं करेंगे, बिकॉज ये क्वेश्चंस ऑलरेडी इसके आंसर्स आपके कैपलन में हैं। देन व्हाट इज द फन ऑफ डूइंग विद मी, बिकॉज आई वांट टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट्स। और वो तभी होगा जब आप अपने आप फर्स्ट यू विल ट्राई योरसेल्फ। बेटे स्वर्ग अल्लाह मियाँ के पास जाने के लिए आपको पहले खुद मरना पड़ता है, तभी अल्लाह मियाँ बुलाता है। स्वर्ग तभी मिलता है, इट मीन्स आपको खुद ही मेहनत करनी पड़ेगी, देन ओनली यू कैन गेट द बेनिफिट। करीना कपूर हैज बीन रनिंग अ सक्सेसफुल कंपनी, नर्सरी स्कूल। द पॉइंट इज मैंने थोड़ा सा नेम चेंज कर दिया है, कैपलन में कोई दूसरा नाम होगा, मैंने उसको फनी नेम डाल दिया करीना कपूर। करीना कपूर हैज बीन रनिंग दिस। उसने क्या किया बेटे, वो स्कूल चला रही है। अच्छा, स्कूल में क्या चाहिए होता है, स्कूल में किचन का सामान चाहिए होता है, वैन चाहिए होती है, कंप्यूटर्स चाहिए होते हैं। इट मीन्स अ स्कूल रिक्वायर्स सम नॉन करंट एसेट्स एंड सम करंट एसेट्स फॉर रनिंग देयर डे टू डे ऑपरेशंस। तो देखते हैं क्या किया करीना कपूर ने। करीना कपूर हैज बॉट द फॉलोइंग एसेट्स। करीना कपूर जो बिजनेस स्कूल चला रही है, नर्सरी स्कूल चला रही है, शी हैज परचेज्ड फॉलोइंग एसेट्स। बेटे उसने कुछ फॉलोइंग एसेट्स खरीदे हैं, ठीक है जी। पहली बात, ओवन खरीदा। बेटे ओवन क्या होता है, जैसे माइक्रोवेव होता है ना हमारे घर में, ओवन कितने का खरीदा है बेटे, $2000 का। ओवन इज बीइंग परचेज फॉर $2000। कब खरीदा बेटा, 1 दिसंबर 2004 को, ठीक है सर। उसके बाद एक मिनी बस खरीदी है, मिनी हाँ बेटे छोटे छोटे बच्चे हैं तो मिनी बस में तो जाएंगे फॉर ट्रिप्स, चिल्ड्रन को ट्रिप्स में ले जाने के लिए। कितने की बेटे, $18,000 की। कब खरीदी है, 1 जून 2004।
1 जून 2004। इट मीन्स अगर आप ध्यान से देखें तो मुझे लग रहा है जनवरी टू दिसंबर का मंथ है। एक चीज आपने खरीदी बेटे, ये तो 31 दिसंबर है, एक आपने खरीदी 1 दिसंबर को और एक आपने खरीदा 1 जून को। ठीक है जी, ये करीना कपूर है। शी मतलब करीना, शी डेप्रिशिएट्स द ओवन। वो कहता है जी शी डेप्रिशिएट्स द ओवन एट द रेट ऑफ 10%। स्ट्रेट लाइन मेथड है, 10% का रेट है। एंड मिनी बस जो उसने जून में परचेज की 25% है। और रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है। A full year's depreciation is charged in the year of purchase। देखिए आपको हिंट दे दी है कि वे 1 अडॉप्ट कर रहे हैं। तो मैंने बताया था ना, आपको क्वेश्चन में बताया जाएगा दैट वेदर वी आर फॉलोइंग वे 1 और वे 2। तो वो कह रहे हैं जी वी आर अडॉप्टिंग वे 1 बिकॉज वी आर डेबिटिंग डेप्रिसिएशन फुल 12 months in the year of purchase and in the year of sale we are not charging any depreciation in the year of disposal। So what is the total charge for the year ended 31st October 2006? अब इसमें ये खासियत है, आपने परचेज किया 2004 में, but question is not saying that please tell me the depreciation charge for 2004, but as per the language of the question you have to calculate the depreciation charge for the year 2006। now in case it is straight line method तो बेटे जिस मर्जी ईयर का आप निकाल लो, 2004, 2005, 2006, 2007 up to useful years depreciation amount is same as we know, that's why it is named as straight line method। इसीलिए इसको बोलते हैं fixed installment method। but in case of reducing balance method, because in every year the amount of depreciation bete falls, declines, because carrying amount is changing, so there is a level of cautious, बेटे थोड़ी सी प्रिकॉशन लेनी पड़ेगी इन केस ऑफ WDV। आप उसमें थोड़ा सा जल्दबाजी ना करें, ठीक है जी। तो कह रहा है जी हाउ मच इज द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर एंडेड 1 अक्टूबर। अब एक बात ये भी समझनी है कि मैंने गलती से ले लिया जनवरी, इसका मतलब जनवरी है ही नहीं, इसका मतलब तो जनवरी नहीं है, 1 अक्टूबर है। तो 1 अक्टूबर का मतलब क्या है? 1 अक्टूबर तो 1 अगस्त आपका अकाउंटिंग पीरियड होगा 1 अगस्त 2006 टू या 2005 टू 31 अक्टूबर 2006। मैं आराम से थोड़ा सा यहाँ पे चेंज कर रहा हूँ, आप देख लें। मैंने थोड़ा सा शायद ईयर बताने में आपको कुछ मिस्टेक की है, बेटे रियल लाइफ कर रहे हैं। आप देखिए गलती कहाँ कहाँ आपको कर सकते हैं, मेरी गलतियों से आपको समझना है। तो 1 अक्टूबर है, तो बताइए जी अक्टूबर से अगर हम बात करें तो आपका ईयर कहाँ से स्टार्ट होता है, इस बात को समझना है। तो 1 अक्टूबर 2005 टू 30th सितंबर 2006। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। तो बेटे 12 महीने मैंने आपके सामने कैलकुलेट कर दिए। 1 अक्टूबर में हमारा बिजनेस स्टार्ट हो रहा है और 30th सितंबर 2006 को इसका 12 महीने। आई नो दैट इट इज अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट, 1 ईयर 12 months। तो बेटे 30 सितंबर को कंप्लीट कर रहे हैं। तो मैं आपके सामने इस समय बैठा हूं, आप मुझे बता दीजिए स्ट्रेट लाइन मेथड में तो कोई पंगा है ही नहीं। आपने $2000 की ओवन खरीदा, $2000 का, तो बेटे $2000 इंटू 10% इंटू 12 महीने तो वैसे ही लेना है, तो $200 का डेप्रिसिएशन तो ओवन पे आ गया। बट रिड्यूसिंग बैलेंस में आप ऐसे नहीं कर सकते, बिकॉज आपको पहले कैरिंग अमाउंट कैलकुलेट करना है।
तो मैं अलग शीट ले रहा हूं सो दैट आपको समझा दूं। 18,000 है बेटे, तो पहली डेप्रिसिएशन आपने चार्ज कब की होगी? ये 2004 में चार्ज की होगी बेटे, फिर 2005 में चार्ज की होगी, एंड यू हैव टू कैलकुलेट फॉर 2006। तो बताइए जी 2004 में आपने जो डेप्रिसिएशन चार्ज किया वो कितना चार्ज किया होगा बेटे? 25% इनटू कितने अमाउंट में बेटा? अमाउंट कितना है? 18,000। और बिकॉज आपने इसको खरीदा कब है? जून में, तो क्या 6 महीने के डेप्रिसिएशन लगेगा? नहीं, क्वेश्चन ने आपको हिंट दे दिया है दैट दे आर डेबिटिंग डेप्रिसिएशन फुल 12 मंथ्स इन द ईयर ऑफ परचेज। तो आप उसके अकॉर्डिंगली मुझे बताएं 18,000 इंटू 25% इज इक्वल टू बेटे 4,500 आ रहा है। इसका मतलब 4,500 रुपए की डेप्रिसिएशन आपने फर्स्ट ईयर में चार्ज कर दी होगी। बिल्कुल ठीक है। तो आइए सेकेंड ईयर मतलब इस 2005 में कितना डेप्रिसिएशन होगा उसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो 4,500 यहां गया, कैरिंग अमाउंट कितना आएगा बेटे? 18,000 माइनस 4,500, ये आ गया 13,500 इंटू 25% इज इक्वल टू 3,375। सो ये आ गया बेटे 3,375 इज द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर 2005। ठीक है जी। तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितनी हो गई बेटे? अप टू सेकेंड ईयर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन हो गया, अप टू सेकेंड ईयर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन इज, अप टू सेकेंड ईयर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन इज 7,875। नाउ आई वांट टू कैलकुलेट फॉर 2006। तो बेटे मैं कर रहा हूं कॉस्ट कैरिंग अमाउंट कैलकुलेट कर रहा हूं 18,000 माइनस 7,875 जो डेप्रिसिएशन अभी तक चार्ज कर चुके हैं। कैरिंग अमाउंट आ गया बेटे 10,125 इंटू 25%। सो इंटू 25% इज इक्वल टू 2531। आराम से बेटे 2531। तो बेटे मशीन 2 मिनी बस में आप चार्ज कर रहे हैं $2,531 की डेप्रिसिएशन इन द ईयर ऑफ 2006 and the method is reducing balance method. I repeat, in case of reducing balance method बेटे आपको कैरिंग अमाउंट कैलकुलेट करना है, बिकॉज वो अमाउंट जिस पे आप कैलकुलेट कर रहे हैं वो प्रिंसिपल अमाउंट दैट इज चेंजिंग एवरी ईयर, सो यू हैव टू डू इट पेशेंटली। तो आप क्या करें, टाइमलाइन बनाएं जैसे मैंने ये टाइमलाइन प्रिपेयर किया। टाइमलाइन में पहले आप जिस ईयर में है उस ईयर में आ जाएं और उसकी डेप्रिसिएशन लेस करते जाएं, अकॉर्डिंगली आप कर सकते हैं। तो विद द हेल्प ऑफ टाइमलाइन यू कैन इजीली डू इट। तो टोटल डेप्रिसिएशन कितनी हुई बेटे? देखो जी 200 ये है और 2,531 ये है, तो ये आंसर है बेटे डी। 2,731 is the amount of depreciation which Kareena Kapoor will be debiting in the year 2006 on the basis of A1, that is we are debiting full depreciation in the year of purchase and we are not debiting any depreciation in the year of sale. You are getting a point? तो बेटे मैंने इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 की प्रैक्टिस करा दी है। आइए जी हम थोड़ा सा और आगे चलें। क्वेश्चन नंबर 3 बेटे ये सभी क्वेश्चंस मैंने अपनी पीपीटी में इंक्लूड किए हैं। दे आर ऑल्सो इन योर कैप्लॉन एंड पीपीपी। The following information relates to बंटी एंड बबली। बेटे मैंने फिर जान के नाम चेंज कर दिया, बंटी एंड बबली। मैंने लिखा जी बंटी एंड बबली, बंटी एंड बबली। मशीन 1 मशीन 2 आराम से चेक करेंगे जी। मशीन 1 का इंफॉर्मेशन दिया कैप्लॉन में, and I have told you for calculating depreciation we need 3 components. One is the total purchase cost, second is the scrap value or the resale value or the salvage value, and the third is useful years, not physical years, useful life. तो 3 components का estimate चाहिए। cost given है, purchase date given है 1st August 2005, straight line method is 20%. machine 2 cost is 8,000, 1st October 2006, reducing balance method pro rata। अब बेटे pro rata का मतलब क्या है कि आपने जितने महीने यूज किया है आप उतने महीने का ही डेप्रिसिएशन डेबिट करें। दिस इज द मीनिंग ऑफ pro rata। इट मींस बंटी एंड बबली दे आर फॉलोइंग वे 2
एज पर वे 2 यू विल ओनली डेबिट डेप्रिसिएशन उतने महीने का ही फॉर विच यू हैव यूज्ड इट। यू गेटिंग माय पॉइंट? तो क्वेश्चन आपको खुद बताएगा वे 1 करना है या वे 2 करना है। टेंशन लेने का नहीं, टेंशन देने का। आराम से क्वेश्चन पढ़ लीजिए, मैं रुक गया हूं। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेट्स टू बंटी एंड बबली अ कार रिपेयर बिजनेस। बेटे उसका एक कार रिपेयर का बिजनेस है, तो गाड़ियां खरीदता है, गाड़ियां बेचता है, गाड़ियां खरीद रहा है, गाड़ियां बेच रहा है। ठीक है जी। उसने एक मशीन 1, अच्छा उस कार रिपेयर को ठीक करने के लिए मशीन्स खरीदी। बेटे मशीन 1 परचेज की उसने 12,000 रुपए की। परचेज डेट थी बेटे 1 अगस्त की। डेप्रिसिएशन मेथड ये था। अच्छा जी, आराम से मैं क्या करूंगा, एक टाइमलाइन प्रिपेयर करूंगा। आ गले लग जा, मैं आई विल प्रिपेयर 1 टाइमलाइन। ठीक है सर। एंड एज पर दिस टाइमलाइन I will say my accounting period is from 1st January to 31st December। ये मुझे यहां से पता चला, लिखा हुआ है the year ended on 31st December। When I say that my year is ending on 31st December, it means I know that as per accounting period concept, the period accounting period is for 12 months। So I will calculate 12 months, so it means my accounting period must be from January to December। तो मैंने January to December का एक टाइमलाइन प्रिपेयर कर दिया। ठीक है सर, बिल्कुल बढ़िया। और January to December में 2005 और December 2005। ठीक है सर। आइए मैं आपके सामने इस समय खड़ा हूं। मशीन 1 1 अगस्त को परचेज किया बेटे, 1 अगस्त 2005। बेटे हमारा अकाउंटिंग पीरियड जनवरी से स्टार्ट हो जाता है। हमने 1 अगस्त को हमें लगा कि एक मशीन की अभी नेसेसिटी है, सो वी हैव नॉट वेटेड फॉर द एंड ऑफ द ईयर, वी हैव परचेज विद इन द ईयर। और बेटे वो 1 अगस्त थी जब हमने खरीदा उसको। ठीक है जी। तो आप ये बताइए 20% के रेट में परचेज किया, स्ट्रेट लाइन मेथड है, और 12,000 डॉलर्स की बाय की। आराम से बेटे, कोई जल्दी नहीं है। आप बताइए अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, 5 महीने का। बेटे 1 अगस्त है, इस बात का भी ध्यान रखना है दैट वेदर इट इज 1 अगस्त और 31 अगस्त। एक बच्चा कहता है क्या ध्यान रखना है, तो अगस्त ही है। बेटे इफ यू हैव परचेज ऑन 1 अगस्त देन यू विल चार्ज डेप्रिसिएशन फॉर द मंथ ऑफ अगस्त ऑल्सो, बट इफ यू हैव परचेज ऑन 31 अगस्त यू विल नॉट चार्ज डेप्रिसिएशन फॉर द मंथ ऑफ अगस्त, यू विल ओनली चार्ज डेप्रिसिएशन फॉर September, October, November, December. That is for 4 months. But because it has been purchased on 1 August, so you will charge depreciation for 5 months. तो एक तो वो कह रहा है कि मशीन 1 का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करो। ठीक है जी। मशीन 1 का व्हाट इज द टोटल डेप्रिसिएशन चार्ज एंड फॉर 2006, दोनों ईयर्स का कह रहा है। तो 2005 का भी कह रहा है, 2006 का भी कह रहा है। फर्स्टली आई विल कैलकुलेट फॉर 2005। बेटा धीरे धीरे करना है, होले होले। आप जल्दी जल्दी करेंगे ना तो मिस्टेक हो जाएगी। तो आराम से पहले आप आ जाइए। मशीन 1 का मैं आपके सामने खड़ा हूं, 20% है, 5 मंथ्स का है, इनटू 12,000। आराम से ये देख लीजिए, मैं भूपेश आनंद 12,000 इंटू 20% इंटू 5 डिवाइडेड बाय 12 इज इक्वल टू 1,000। बेटे 1,000 तो हमारे पास आ गया 2005 का। और ये देख लीजिए दूसरी मशीन तो 2006 में खरीदी है बेटे, तो 2005 में तो एक ही मशीन है, मशीन 1। मशीन 2, आई एम नॉट द ओनर ऑफ मशीन 2 इन द ईयर 2005, एंड फॉर डेबिटिंग डेप्रिसिएशन आई नो दैट देयर आर 2 कंडीशंस। फर्स्ट इज आई शुड बी द ओनर ऑफ दैट मशीन एज ऑन दैट पर्टिकुलर डेट एंड आई हैव यूज्ड इट फॉर माय बिजनेस। So neither I am the owner nor I have used it because it has been purchased in the year 2006, that too in 1st October 2006। आप मेरी बात को समझ रहे हैं? तो वो कहता है जी 2005 और 2006 की डेप्रिसिएशन निकाल के दिखाइए। तो 2005 में मशीनरी 1 के ऊपर ही डेप्रिसिएशन आएगी और वो बेटे 1,000 आएगी। अब आप चेक करिए 1,000 में 2 ऑप्शंस में दिया हुआ है, बी और डी। इसका मतलब 2005 में इट मींस या तो बी ठीक होगा या डी ठीक होगा। अब उन्होंने क्या किया कि बी और डी में 1,000 मेंशन कर दिया, तो ए आंसर नहीं होना चाहिए, सी भी आंसर नहीं होना चाहिए। नाउ ईदर द आंसर शुड बी बी और द आंसर शुड बी डी। उसके लिए यू हैव टू कैलकुलेट द डेप्रिसिएशन फॉर मशीन 2। अब मशीन 2 यू हैव परचेज्ड इन ईयर 2। बेटे मशीन 2 आपने ईयर 2 में खरीदी है,
मतलब 1 जनवरी 2006 से 31 दिसंबर 2006। अब इसमें दो मशीन्स आ गई, एक मशीन 1 और एक मशीन 2, इनके ऊपर डेप्रिसिएशन लगेगा। मैं थोड़ा सा कलर चेंज करता हूं कि आप डिफरेंशिएट कर पाए। बेटे पहली मशीनरी के ऊपर तो 12 महीने की डेप्रिसिएशन लगेगी और रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 12 महीने का ही होता है, इसलिए मैंने डायरेक्टली कैलकुलेट कर दिया $2400। अब मैं आ गया मशीन 2 में। बेटे मशीन 2 की कॉस्ट है 8000, ठीक है जी। मशीन 2 की कॉस्ट है 8000 है, इनटू देखना बेटे कितना परसेंटेज का है, 10% है, 10% है, into 10%. Because we are going for wave 2, we are only debiting the depreciation for the year of use. तो अक्टूबर में खरीदी तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर 3 महीने into 3/12 आराम से। बेटे फर्स्ट ईयर में कोई टेंशन नहीं होती, बिकॉज परचेज प्राइस ही कैरिंग अमाउंट होता है। बट इन फ्रॉम सेकेंड ईयर यू हैव टू फर्स्टली डिडक्ट एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, फिर आएगा बेटे। तो मैं यहां लिख रहा हूं 8000 into 10%, ये आ गया जी 800 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 12 इज इक्वल टू 200। आराम से बेटे देखो 200 ये आ गया और 2400 ये है, टोटल आ गया बेटे 2600। इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी ठीक है बेटे, ऑप्शन नंबर डी गलत है, बिकॉज उसमें 3200 दिया हुआ है डॉलर्स डेप्रिसिएशन फॉर 2006। इजी है, मैं फिर रिपीट करता हूं, इजी है, आपने क्लास 11th में ऑलरेडी किया हुआ है। एंड इवन इफ यू आर फ्रॉम नॉन कॉमर्स, दिस इज वेरी लॉजिकल दैट इफ वी आर डेबिटिंग, इफ वी आर परचेजिंग अ मशीनरी फ्रॉम दैट पर्टिकुलर पीरियड वी विल चार्ज डेप्रिसिएशन। मुश्किल नहीं है जी, आगे आप देखिए, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। आपको मन से स्ट्रांग होना है, प्रॉब्लम्स आएंगी, इश्यूज आएंगे, नए कंसेप्ट आएंगे, आपका सीखने की भावना, द इंटेंशन, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। तो मैं आगे जी, आगे मैं एक दो क्वेश्चंस और आज कराऊंगा सो दैट कि आपको बहुत अच्छा लगे। बेटा लेक्चर 5, प्रिया रन्स अ लार्ज टॉय शॉप। अब सवाल आता है ये क्वेश्चंस मैंने कहां से लिए हैं? बेटे ये सभी कैप्लॉन के हैं, इलस्ट्रेशन ली होंगी, या मैंने क्या किया होगा ट्राई टेस्ट यूर अंडरस्टैंडिंग लिया। तो आपको देखिए नाम चेंज कर दिया बस मैंने। प्रिया रन्स अ लार्ज टॉय शॉप। बेटे वो खिलौनों की दुकान चलाती है। कौन? मैं चलाता हूं? नहीं, प्रिया चलाती है। प्रिया कौन है? प्रिया एक लड़की का नाम होगा। इन द ईयर एंडेड, देखिए वो कह रहा है ईयर एंड कब होता है? 31 अगस्त को। इसका मतलब आप ये बताइए हमारा पीरियड स्टार्ट कब होगा? अगर मैं कहता हूं जी मेरा 12 महीने, माय 12 मंथ्स कंप्लीट्स ऑन 31 अगस्त 2005, तो मेरा पीरियड स्टार्ट कब हुआ होगा? 1 जुलाई 2004। कर लीजिए, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून। इसका मतलब जून, तो 1 जुलाई आ गया बेटे। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून। 30 जून तक 12 महीने होते हैं, तो इसका मतलब मेरा अकाउंटिंग पीरियड कहां से स्टार्ट हुआ? चेक कर लीजिए, 8 महीने वो 7, 8, 9, 10, 8, 9, 10, 11, 12, 5, 13 महीने बन रहे बेटा। 1 अगस्त होगा, 1 अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। एक बच्चा कहता सर आप 12 महीने कैलकुलेट नहीं कर पा रहे। बेटे सिंपल सी बात है, मैं आपको समझाने के लिए थोड़ा सा टाइम ले रहा हूं, अदरवाइज तो सिंपल है। मैं बेटे टाइमलाइन बना सकता हूं। ये देखो, ये मैंने टाइमलाइन प्रिपेयर कर दी, मुश्किल नहीं है। 31 अगस्त को जब मेरा पीरियड कंप्लीट होता है, तो आप ये देखिए, मैं ऐसे भी तो कर सकता हूं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त,
सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। अब मेरा एंड कब हो रहा है बेटे? 31 अगस्त को। ये कितने महीने हो गए जी? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, 4, 5, 6, 7, 8, 8 महीने तो ये हो गए। इसका मतलब मेरा अकाउंटिंग पीरियड होगा 1 सितंबर 2005 से, 5 ही है ना बेटा? ठीक है, टू 31 अगस्त 2005, ये 4 आएगा। कोई नहीं बेटे, मैं जान के आपके सामने रियलिटी में कर रहा हूं कि आपको पता चले कि गलतियां कहां हो सकती हैं। ऐसा थोड़ा ही मेरे से गलती नहीं हो सकती, और इसी तरह की गलतियां आपसे होंगी। कई बार हम 12 महीने कैलकुलेट ही नहीं कर पाएंगे कि 12 मंथ्स का पीरियड कैसे कैलकुलेट करना है। अब इसकी ट्रिक बता रहा हूं। जैसे अगस्त में है 31 अगस्त, है ना? तो बेटे उसका अगले महीना मान लो सितंबर, तो सितंबर 2014। अब आप करके देख लो, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, 12 महीने अगस्त में आ रहे हैं। तो सिंपल सी बात है जी, जिस ईयर में, जिस मंथ में एंड हो ना, उसका अगले डेट से, अगले महीने से बिगिनिंग होती है। ठीक है, तो मैं भूपेश आनंद आपके सामने खड़ा हूं। हाँ सर, वो तो खड़ा ही हो। बेटे आप ये बताओ, क्या आपको ये टाइमलाइन समझ आ गई? हाँ सर, अब समझ आई है। मैं कह रहा हूं जी 1 सितंबर 2004 से 31 अक्टूबर 2005। ये आपके सामने मैंने बिगिनिंग कर दिया, और ये एंड है। क्वेश्चन में आ जाते दोबारा से एक बार पढ़ लेते हैं। ये बेटे 1 सितंबर कर दिया, ठीक है जी। इसको थोड़ा रब करते हैं, थोड़ा साफ सुथरा हो जाएगा बेटा। चलो, डेट तो मैंने लिखी दी है, इसलिए मैंने सब यहाँ से रब कर दिया। मैं दोबारा से आराम से पढ़ रहा हूँ कि आपको समझ आए। आप देखिए जी, प्रिया रन्स अ टॉय शॉप इन द ईयर एंडेड 31 अक्टूबर 2005। इसका मतलब उसका अगला महीना सितंबर है, तो 1 सितंबर 2004 से 31 अगस्त 2005 तक 12 महीने आते हैं। ये ट्रिक मैंने बता दी है, टेंशन की बात नहीं है। फॉलोइंग नॉन करंट एसेट्स शी बॉट, उसने खरीदे। शी बॉट फॉलोइंग नॉन करंट एसेट्स, उसने ये करंट एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स खरीदे। क्या जी? पहला क्या खरीदा? अ न्यू कैश रजिस्टर for 5,000. This was purchased on 1st December 2014 in the time for the Christmas rush and was to be depreciated at 10% straight line. आराम से बेटे। अब आप ये मत सोचना कि कैश रजिस्टर छोटा होता है। मान लेते हैं कैश रजिस्टर एक नॉन करेंट एसेट है, क्योंकि वो डेप्रिसिएशन का रेट भी दे दिया उसने। A new delivery van on this at a cost of this, the van is to be depreciated at reducing balance. ठीक है जी। Priya charges depreciation on a monthly basis. बेटे कहीं ना कहीं वो आपको हिंट दे रहे हैं कि डेप्रिसिएशन इज टू बी डेबिटेड एज पर प्रो राटा बेसिस, एज पर प्रोपोर्शनेट बेसिस। शो द लेजर अकाउंट्स। अभी इस क्वेश्चन की ब्यूटी है कि आपको लेजर अकाउंट्स बनाने हैं एंड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, प्रेजेंटेशन एट दैट डेट। इसका मतलब आपको पहले रिकॉर्ड करनी है ट्रांजैक्शंस, देन यू हैव टू प्रिपेयर, यू हैव टू पोस्ट इन द लेजर अकाउंट्स, and then you have to calculate the balance from the ledger accounts, and then you have to show that whether anything will be appearing in the balance sheet. आराम से। मैं रुका हूँ जी, मैं बिल्कुल जल्दी में नहीं हूँ, मैं खड़ा हूँ। आप पहले क्वेश्चन दोबारा से पढ़ लीजिए। So first question है, what is the depreciation charge for the year ended 31st August 2005?
चले, मैं अब क्या कर रहा हूँ, मुझे शीट चाहिए तो मैं अपनी शीट में आ रहा हूँ। मेरे पास ये क्वेश्चन पहले भी है, मतलब मेरी पीपीटी मेरे सामने है। आप अपनी पीपीटी अपने सामने रखिए कि सो दैट कि जल्दी से हम इसको समझ पाएँ। मैं अपनी पीपीटी से पढ़ रहा हूँ क्योंकि फिर बार बार मुझे चेंज करना पड़ेगा। तो 31 अगस्त, अ न्यू कैश रजिस्टर वाज परचेज ऑन 1 दिसंबर 2004। तो मैं यहाँ पे आ गया जी 1 दिसंबर 2004 को कैश रजिस्टर को खरीदा गया। एंड आई हैव टू कैलकुलेट द डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर 2005। ठीक है जी। तो 1 दिसंबर को परचेज किया है, कितने का जी? $5,000। तो बेटे कॉस्ट मुझे पता चल गई। उसके बाद रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कितना है? 10%, ये भी मुझे पता चल गया। मेथड क्या है? स्ट्रेट लाइन मेथड, ये भी पता चल गया। ठीक है, तो इसका डेप्रिसिएशन तो मुझे लगता है हम कैलकुलेट कर ही सकते हैं। 5,000 इंटू 10% इंटू मंथ्स देख लीजिए। दिसंबर है ना बेटा, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। आराम से बेटे 9 महीने की डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे। तो मैंने लिख दिया जी इंटू 9/12 इज इक्वल टू 5,000 इंटू 10% इंटू 9 डिवाइडेड बाय 12 इज इक्वल टू 375। बेटा ये $375 की डेप्रिसिएशन आ गई मशीनरी 1 में। मुश्किल नहीं है, कैश रजिस्टर 1 में $375 की डेप्रिसिएशन आ गई। आपके सामने कैलकुलेट किया है स्ट्रेट लाइन मेथड में, कुछ मुश्किल था ही नहीं। मैं आ गया दूसरी शीट में क्योंकि मुझे अभी एक डेप्रिसिएशन और निकालना है। मैंने दोबारा से अपना टाइमलाइन प्रिपेयर किया। 1 सितंबर 2004, 31 अगस्त 2005। अब मैं देख रहा हूं कि मैंने नेक्स्ट मशीन कब खरीदी। डिलीवरी वैन बेटे 31 मार्च 2005 हमने एक डिलीवरी वैन परचेज की। इसका मतलब अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, बेटे 5 महीने की डेप्रिसिएशन लगेगी इफ वी आर चार्जिंग प्रो राटा। तो अगर आप टाइमलाइन बना लेते हैं तो बहुत इजी हो जाता है। बेटा देखिए, समय की रेखा, मैं समय हूं, मैं सब जानता हूं। अगर आप समय की रेखा बनाएंगे तो बेटे कितना इजी हो गया। देखो इतने बड़े बड़े क्वेश्चंस आपने कंट्रोल कर लिए। ठीक है जी, कितने की परचेज किया बेटा? मैं अपनी पीपीटी से देख रहा हूं $22,000, $22,000। ठीक है सर। डेप्रिसिएशन रेट है जी 15% और मेथड है जी रिड्यूसिंग बैलेंस। तो बेटा बड़ा ही सिंपल सा हो गया। 22,000 इंटू 15% इंटू 5/12 इंटू 15% इंटू 5/12। बेटे ये आ रहा है 1375। चेक कर लीजिए बेटे, मैं कैलकुलेटर से कर रहा हूं, आपके सामने आप चेक करिए 1375। तो अब आप चेक करिए जी डेप्रिसिएशन कितना हो गया मेरे को। ये देखिए, पहले आपने कैश रजिस्टर पे निकाला 375, फिर आपने निकाला 1375। तो 375 प्लस 1375 टोटल डेप्रिसिएशन भी आप चेक कर सकते हैं। 375 प्लस 1375 इज इक्वल टू $1,750 की डेप्रिसिएशन है आराम से। अब मैं आ रहा हूं बेटे, इसके मुझे लेजर अकाउंट्स बनाने हैं। तो लेजर अकाउंट से पहले आई हैव टू पास द रिकॉर्डिंग एंट्रीज पास करूंगा, फिर लेजर पोस्टिंग करूंगा और फिर बैलेंस शीट में बताऊंगा कैसे करना है। तो आइए, मैं भूपेश आनंद आपके सामने आ रहा हूं और यहां पे लिख रहा हूं जनरल एंट्रीज। फर्स्टली आई विल रिकॉर्ड एंट्रीज। ठीक है जी। फर्स्ट, पहला एसेट जो मैंने परचेज किया था दैट इज इन 1 दिसंबर। तो मैंने लिखा 1 दिसंबर 2004 कैश रजिस्टर।
कैश रजिस्टर, आई हैव परचेज्ड, तो मैं किसी को डेबिट करूंगा और फिर किसी को क्रेडिट करूंगा। बेटे आपने कैश रजिस्टर एक्वायर किया है, कैश रजिस्टर एसेट है, एसेट का डेबिट बैलेंस होता है, एसेट बढ़ रहा है, एसेट जब बढ़ रहा है तो हम डेबिट करेंगे, तो डेबिट कैश रजिस्टर, कैश रजिस्टर। क्रेडिट, अब कुछ गिवन नहीं है कि कैसे परचेज किया, तो मैं मान रहा हूं कि कैश में ही खरीदा है और अमाउंट कितना है $5,000। बेटे $5,000 का अमाउंट है। आप देखिए जी फर्स्ट एंट्री क्या सबको समझ आ गई है? आराम से करेंगे, कोई जल्दी नहीं है, भले एक क्वेश्चन कम करें। बेटे आपको लॉजिक क्लियर होना चाहिए, जनरल एंट्रीज क्लियर होनी चाहिए, तभी तो मैं ये क्वेश्चन कर रहा हूं, तो फायदा क्या है? अब आप बताइए इसके बाद आपकी ट्रांजैक्शन कब हुई? फिर आपने 31 मार्च में आ गए बेटा, 31 मार्च में आपने एक एसेट और खरीदा 22,000 का, तो मैं आ गया जी 31 मार्च में। ये 1 दिसंबर में थी तो मैंने लिखा 31 मार्च 2005, डेबिट क्रेडिट। डेबिट क्या? डिलीवरी वैन, आपने डिलीवरी वैन को खरीदा, और क्रेडिट क्या? कैश। कितने का? 22,000 का। बेटे हर चीज आपके सामने है, तो लिखिए जी $22,000, $22,000, $22,000 you have purchased at the rate of $22,000। तो 31 मार्च को आपने $22,000 का खरीदा। ठीक है सर, बिल्कुल ठीक है। अब हम आ गए लास्ट डेट में। बेटे हमारा ईयर एंड हो रहा है 31 अगस्त को, तो मैं आ गया 31 अगस्त 2005 को। आपको मालूम है डेप्रिसिएशन इज बीइंग चार्ज एवरी डे, बट वी पास एंट्री एज ऑन द एंड। तो बेटे मैं डेबिट कर रहा हूं, डेबिट कर रहा हूं, क्रेडिट भी कर रहा हूं। अभी देखते हैं डेबिट किसको कर रहे हैं। बेटे डेबिट कर रहा हूं डेप्रिसिएशन, डेबिट डेप्रिसिएशन ऑन कैश रजिस्टर। क्रेडिट एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, क्रेडिट एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑन कैश रजिस्टर। मैंने आपको बताया था हम अलग से एक अकाउंट बनाएंगे, कंट्रोल अकाउंट, जिसका नाम है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। आप बताइए जी अमाउंट कितना है? अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन जो मैंने डेबिट किया वो 375 है, 375। तो मैं यहां पे लिख रहा हूं 375, 375, 375। आई थिंक ये मैं बता चुका हूं डेबिट क्रेडिट, तो उसमें मैं टाइम वेस्ट नहीं कर रहा। नेक्स्ट एंट्री, डिलीवरी वैन के ऊपर भी मुझे डेप्रिसिएशन डेबिट करना है, तो मैंने लिखा डेबिट दिस क्रेडिट दिस। डेबिट क्या? डेप्रिसिएशन। डेबिट क्या? डेप्रिसिएशन। क्रेडिट क्या? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, accumulated depreciation. Now this is on delivery van, this is on delivery van। तो कितना आ गया बेटे? डिलीवरी वैन के ऊपर हमने निकाला हुआ है 1375, $1375, $1375 आराम से। तो इट मीन्स आई हैव पास द एंट्री ऑफ एक्विजिशन ऑफ एसेट एंड आई हैव पास द एंट्री फॉर डेप्रिसिएशन ऑफ एसेट। और चैप्टर 7 का मेन ऑब्जेक्टिव, इफ नेम अगर आप देखें तो बेटे नाम भी यही है, डेप्रिसिएशन नॉन करेंट एसेट को एक्वायर कर रहे हैं तो क्या आप रिकॉर्डिंग करेंगे, डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हैं तो क्या रिकॉर्डिंग करेंगे। एंड आई एम ऑन टू दिस नाउ, आई विल प्रिपेयर लेजर अकाउंट्स। और लेजर अकाउंट्स के लिए मुझे एंट्रीज देखनी है, तो बेटे एंट्रीज से मुझे पता चल रहा है कि कौन कौन से अकाउंट प्रिपेयर करने हैं। तो मैंने क्या किया, अपने पेज को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। आप बिल्कुल घबराएं नहीं, मैं बिल्कुल आपके सामने लाइव कर रहा हूं, सो दैट यू कैन गेट ए कॉन्फिडेंस दैट यू कैन ऑल्सो डू। बेटे इसलिए आपके सामने लाइव कर रहा हूं। किसी और टीचर को देख लीजिए, कभी वो लाइव नहीं करेगा, पूरे क्वेश्चंस करा रहा हूं। बेटे आपका कंसेप्ट क्लियर होगा ना तो मुझे अच्छा लगेगा। ये देखिए, अब देखिए जी पहली एंट्री अगर आप देखें, फर्स्ट एंट्री है कैश रजिस्टर डेबिट। इट मींस आपको एक तो कैश रजिस्टर अकाउंट बनाना है और एक कैश अकाउंट बनाना है। तो मैंने यहां लिखा कैश रजिस्टर। पहले तो लेजर अकाउंट्स देख लेते हैं ना कौन कौन से बनाने हैं।
ठीक है जी, चैप्टर 3 और 4 में यही बताया था। दूसरा कैश अकाउंट, ठीक है सर, तो ये पहली एंट्री से मुझे पता चल गया कि मुझे 2 अकाउंट बनाने हैं। सेकेंड एंट्री से पता चला आई हैव टू परचेज डिलीवरी वैन एंड कैश अकाउंट। तो डिलीवरी वैन एक दूसरा एसेट है, उसको बाय किया, ये मैंने कर दिया, और कैश तो ऑलरेडी बनाया हुआ है, ठीक है जी। तीसरी एंट्री से मुझे क्या पता चला, डेप्रिसिएशन ऑन कैश रजिस्टर, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑन कैश रजिस्टर, ठीक है। तो यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस का एक अकाउंट प्रिपेयर कर रहा हूं, और उसके बाद आई एम प्रिपेयरिंग वन अकाउंट फॉर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑन नॉन कैश रजिस्टर, और यहां पर एक अकाउंट और बनेगा एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन फॉर डिलीवरी वैन। और डेप्रिसिएशन अकाउंट तो हमने पहले बना ही दिया है, आराम से चेक कर लीजिए। अब मैं आ रहा हूं बेटे, आराम से उन एंट्रीज को देख रहे हैं, उनकी पोस्टिंग करेंगे। कैश रजिस्टर डेबिट 5000, तो कैश रजिस्टर में आई हैव टू डेबिट 5000, कैश रजिस्टर में आई हैव टू डेबिट 5000। कैश क्रेडिट, तो कैश को मैंने क्रेडिट कर दिया। तो आराम से आपको वही देखना है। अब आपको पता है उस अकाउंट में हम उसका नाम नहीं लिखते, तो वो आपको मालूम ही है, मैं अब नाम नहीं लिख रहा। आप नेक्स्ट में देखिए, नेक्स्ट इज डिलीवरी वैन डेबिट, कैश क्रेडिट, डिलीवरी वैन डेबिट 22,000। आप देखिए जी, मैं 22,000 से डॉलर से डिलीवरी वैन को डेबिट कर रहा हूं और 22,000 से कैश को क्रेडिट कर रहा हूं। थर्ड एंट्री, डेप्रिसिएशन ऑन कैश, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट 375, accumulated depreciation on cash credit, तो depreciation account debit $375 and accumulated depreciation on non cash register credit 375। पोस्टिंग ये तो करनी है, कोई मुश्किल थोड़ी बेटा। फिर डेप्रिसिएशन डेबिट 1375, तो मैं यहां पर आ गया ये डेप्रिसिएशन डेबिट 1375 और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑन डिलीवरी वैन क्रेडिट 1375, 1375। मैंने सभी पोस्टिंग कर दी। अब मैं देखने जा रहा हूं कि विच बैलेंस, कितना बैलेंस है, बिकॉज आई हैव टू कैलकुलेट द बैलेंस ऑफ द अकाउंट्स। तो मैं यहां पे लिख रहा हूं बेटे 5,000 है ना, तो मैं दोनों तरफ 5,000 लिखूंगा, बट यहां पर बैलेंस कैरीड फॉरवर्ड लिखूंगा 5,000, और जो भी बैलेंस आ रहा है मैं उसको राउंड ऑफ कर रहा हूं सो दैट कि आपको आइडिया लग जाए। अब आ जाइए कैश में। अच्छा, कैश अकाउंट प्रिपेयर नहीं करना था, मैंने वैसे ही बना दिया, ठीक है, इसको बनाने की जरूरत नहीं है क्योंकि बिकॉज वी आर नॉट गिवन द ओपनिंग बैलेंस, ठीक है। तो मैं आ गया जी नीचे डिलीवरी वैन में। डिलीवरी वैन अगर आप देखें तो दोनों तरफ आप 22,000 लिख दें, फिर यहां बैलेंस कैरिड फॉरवर्ड लिख दें। आपको पता है ये कैसे टोटल कर दें, तो मैं बिल्कुल वैसे ही टोटल कर रहा हूं जैसे आप करते आए हैं। और अब हम आगे डेप्रिसिएशन एक्सपेंस में, और डेप्रिसिएशन एक्सपेंस अगर आप देखें तो कितना बेटा, शायद मैंने 1375, 1750, तो बेटे इसका टोटल आ रहा है 1750। इसको हम कहां पे शो करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का टोटल कर लेते हैं, वहां यहां पर आ रहा है 1375, बैलेंस कैरिड वो फॉरवर्ड 1375, 375, बैलेंस कैरिड फॉरवर्ड 375। आराम से बेटे, कोई जल्दी है ही नहीं, बिल्कुल जल्दी नहीं है। मैंने अब आपको ये बताना है कि बैलेंस शीट में हम कैसे शो करेंगे। तो यहां पर आ गया जी मैं, हाउ इट विल बी शोन डिस्क्लोज्ड इन SOFP।
तो यहां पे लिख रहे हैं डिस्क्लोजर इन SOFP आई हैव 2 नॉन करंट एसेट्स। तो मैं यहां पे लिख रहा हूं नॉन करंट एसेट्स कौन कौन से, फिर मैं उनकी कॉस्ट लिख रहा हूं, देन आई विल राइट डाउन एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन एंड देन आई विल राइट डाउन देयर कैरिंग अमाउंट। मुश्किल नहीं है, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, आप बिल्कुल टेंशन ना लें, मैं आपके साथ हूं, बिल्कुल आराम आराम से करूंगा। पहला आपने देखिए कैश रजिस्टर परचेज किया है, दूसरा आपने डिलीवरी वैन परचेज किया है। कैश रजिस्टर आप अगर बैलेंस देखें तो बेटे कैश रजिस्टर का बैलेंस 5000 आ रहा है, ठीक है जी। इट इज अ नॉन करंट एसेट, हम इसको यहां पे शो करेंगे। और इसके साथ साथ इसका एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन देख लीजिए, कैश का 375 है, तो 375 मैं यहां पे शो करूंगा और यहां पर आ रहा है 4525। डिलीवरी वैन में आ जाइए बेटे, डिलीवरी वैन में 22,000 आ रहा है, 22,000, और इसका हमने डेप्रिसिएशन डेबिट किया था 1375, और यहां पर आ रहा है 20,625। टोटल कर दीजिए, इसको टोटल कर दीजिए 27,000, इसको टोटल कर दीजिए 1750, और इसको टोटल कर दीजिए 25,250। इसमें से ये लेस कीजिए, देखिए यही आ रहा है। थोड़ा सा पेशेंस रखना है, थोड़ी सी ईमानदारी से प्रैक्टिस करनी है, अपने माइंड से ये बात निकालनी है कि 11th में किया था भूल गए, नॉन कॉमर्स हूं कैसे करूं। बेटे करना तो पड़ेगा, इफ यू हैव जॉइंड ACCA आपको इजी है यार, क्लास 11th के से भी लोअर लेवल है, क्या बात कर गया। तो आज मैं इसी पॉइंट पे लेक्चर नंबर 5 अपना कंप्लीट कर रहा हूं। बट अभी एक लेक्चर और लेना है, तो चैप्टर